नमस्कार। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हिंदी विभाग के द्वारा प्रस्तुत एमए हिंदी पाठ्यक्रम श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर दोड्डा शेष बाबू, आचार्य हिंदी विभाग, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एमए हिंदी के अंतर्गत दलित साहित्य विशेष अध्ययन पाठ्यक्रम की इकाई 9 बार कहानी की आलोचनात्मक चर्चा करेंगे। जयप्रकाश करदम की 9 बार कहानी समाज में फैली संकीर्ण मानसिकता पर प्रहार करते हुए दलित अस्मिता के संघर्ष को समझाने की चेष्टा करती है। वर्तमान भारत एक विशेष भारत है। हर आदमी अपने आप को प्रगतिशील और आधुनिक बताने की चेष्टा करता है, लेकिन परंपरागत जातीय भेदभाव से ऊपर नहीं उठ पाते हैं, क्योंकि भारतीय समाज के संदर्भ में जाति और जातिपरक सम्मान अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। लोग केवल दिखावे के लिए यह कहने की कोशिश करते हैं कि उनमें कोई जातिपरक भेदभाव नहीं है, किंतु वास्तव में वे अपनी जातीय मानसिकता से बाहर नहीं आ पाते। इसी बात को इस कहानी में दर्शाया गया है। इस कहानी के मुख्य पात्र है राजेश, अनिता, अनिता के पिता। अब हम कहानी के बारे में जानेंगे। 9 बार यह शब्द अक्सर हम पत्रिकाओं में शादी विज्ञापन के संदर्भ में देखते रहते हैं। मुख्यतः दैनिक पत्र पत्रिकाओं में किसी एक दिन यह कॉलम दुल्हा या दुल्हन के संदर्भ में दिखाई देता है। तथाकथित प्रगतिशील लोग अक्सर इस प्रकार के विज्ञापन देते रहते हैं। हमें कोई जाति भेद या धर्म का भेद नहीं है कहकर विज्ञापन देना शहर के संदर्भ में और स्पष्ट दिखता है। वास्तव में क्या यह सच है? क्या यह समाज जाति भेद या धार्मिक भेदभाव नहीं देखता है? इस प्रकार के सभी प्रश्नों के उत्तर इस कहानी में हमें मिलते हैं। कहानी का नायक राजेश सुंदर एवं अच्छी नौकरी करने वाला दलित युवक है। यूनिवर्सिटी में पढ़ते समय से ही प्रगतिशील विचारों से चलने वाला राजेश नौकरी मिलने के बाद भी उन्हीं विचारों के साथ आगे बढ़ता है। इसी कारण वह अंतर्जातीय विवाह करना चाहता है। जब उसने पत्रिका में मैट्रिमोनियल कॉलम पर अंतर्जातीय विज्ञापन देखा, तभी से इसके बारे में सोचने लगा है। अपनी इच्छा के अनुसार विज्ञापन की लड़की में सभी गुण मिलने पर अपनी जाति के विषय को छोड़कर बाकी सभी विषय जैसे शिक्षा, उम्र, स्वास्थ्य, लंबाई, रंग रूप, नौकरी, वेतन, शौक, अभिरुचि से लेकर माता पिता, गांव आदि तक, यानी अपने निजी और परिवार के बारे में सब जरूरी बातें उसने लिखी। जाति के बारे में इसलिए नहीं लिखा है कि जब विज्ञापन दाता जाति की भावना से पहले ही मुक्त है, तो उसके लिए अपनी जाति लिखने का क्या औचित्य है। ऐसे में अपनी ओर से जाति का उल्लेख करना हल्कापन होगा। पत्र लिखने के करीब 1.5 सप्ताह बाद जवाब मिला और लड़की पक्ष ने राजेश को अपने घर आमंत्रित किया। पहली नज़र में ही लड़की पसंद आ गई। मन की बात बताने के पहले ही अनिता के पिता की बात सुनकर चुप बैठे थे। उस संदर्भ में पिता कहते हैं कि देखिए राजेश जी, हम बड़े खुले विचारों के आदमी हैं। जाति पांति, धर्म संप्रदाय, किसी प्रकार के बंधन को हम नहीं मानते। ये सब बातें पिछड़ेपन का प्रतीक है। हमारे परिवार में जितनी भी शादियां हुई है वे सब अंतर्जातीय हुई है। अब देखो, मैं ब्राह्मण हूँ और मेरी पत्नी कायस्थ परिवार से है। हमारी बड़ी बेटी की शादी अग्रवाल लड़के के साथ हुई है और हमारे घर में जो बहू आई है वह पंजाबी क्षत्रिय है।
हमारी नज़र में लड़का और लड़की एक दूसरे को अच्छी तरह देखे, परखे और बातचीत करें। यदि वे दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे से संतुष्ट होते हैं और उन्हें लगता है कि वे एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, बस यह काफ़ी है। और आगे कहते हैं कि इसके अलावा सब चीज़ें गौण हैं। वैसे भी विवाह जन्म भर का बंधन होता है। इसके बारे में निर्णय अच्छी तरह परख पड़ताल करके और पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद ही लिया जाना चाहिए। आप दोनों पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, अपना भला बुरा अच्छी तरह समझते हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि कोई भी निर्णय लेने से पहले आप दोनों आपस में बातचीत करें, एक दूसरे को जाने समझे। इसके लिए आप पूरा समय लें। एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार आप मिले, लेकिन जो भी निर्णय ले पूरी संतुष्टि के बाद ही ले। मैं समझता हूँ आप भी मेरे विचार से सहमत होंगे। उनकी बातें राजेश को अच्छी लगी और अपनी सहमति जताई। दोनों डेटिंग पर जाते थे और अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने हनीमून के बारे में चर्चा करते थे। एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। वास्तव में राजेश के घर में भी उनकी शादी को लेकर दबाव था। जब भी वह घर जाता है तो माँ कहती है, देखो बेटा, हर काम का एक टाइम होता है, टाइम पर ही सब काम अच्छे लगते हैं। शादी ब्याह की भी एक उम्र होती है। तुम खूब पढ़ लिख गए हो, 2 पैसे का हिल्ला भी लग गया है, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। इन्हीं बातों को याद करते हुए राजेश अपने गांव जाता है और माता पिता को अपनी शादी के बारे में बताता है। राजेश की बातों को सुनकर पिता उससे पूछते हैं कि वे कहाँ के हैं, क्या वो अपनी जाति के बारे में जानते हैं, आपने कहा है या नहीं। उनकी बातें सुनकर राजेश कहता है कि नहीं, मैंने पूछा नहीं, पर कहीं के भी हो, आदमी बड़े अच्छे हैं, सवर्ण हैं, पर जाति पांति को तनिक भी नहीं मानते। फिर पिताजी पूछते हैं कि क्या वे लोग आपकी जाति के बारे में जानते हैं। उस समय भी राजेश वही सोचकर चुप बैठता है जो पहले सोचा था। पिताजी के दबाव डालने पर वह कहता है, दरअसल जाति पांति और भेदभाव का यह रोग अनपढ़ लोगों में ही है। पढ़ा लिखा समाज कहाँ जाति को मानता है। पढ़े लिखे और शिक्षित समाज में व्यक्ति को जाति से नहीं, उसकी शिक्षा, योग्यता और आर्थिक स्थिति के आधार पर जाना और माना जाता है। और फिर जब सवर्ण लोग स्वयं जाति के भेदभाव से ऊपर उठकर हमारे साथ घुल मिल रहे हैं, तो हमारे द्वारा अपनी ओर से जाति का जिक्र करने का कोई औचित्य नहीं है। यह समझाकर राजेश माता पिता की अनुमति से शहर लौट आता है और लड़की भी अपने माता पिता से बताती है कि उसे राजेश पसंद है। अब इस रिश्ते को अनीता के पिता औपचारिक रूप देना चाहते हैं। इसी कारण वह राजेश को फ़ोन करके घर बुलाते हैं। राजेश घर आने पर गर्मजोशी से स्वागत होता है। तब तक जो औपचारिक रहा वे सब अब अनौपचारिक हो रहे हैं। परिवार के लोग भी खुलकर बात करने लगे हैं। काफ़ी देर तक राजेश और लड़की के माता पिता के बीच इधर उधर की बातें होती रही। उनकी आत्मीयता से राजेश अभिभूत था। बातचीत के दौरान राजेश की राय पूछी, राजेश जी, मैं समझता हूँ आपने अनीता को काफ़ी कुछ देख और समझ लिया होगा और अब अपनी राय व्यक्त कर सकने की स्थिति में होंगे। क्या राय है आपकी? जी, अनीता बहुत अच्छी है। क्या आप उसे पसंद करते हैं? जी हाँ, संकोच के साथ उसने कहा। खुशी हुई आपसे यह जानकर। अनीता भी आपको पसंद करती है। बड़ी तारीफ़ की है उसने आपकी।
चलो अच्छी बात है, आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। मैं समझता हूँ अब हमें सगाई का कोई दिन निश्चित कर लेना चाहिए। और आप सगाई कहाँ कराना चाहेंगे, यहीं पर या गांव में? यह भी आप देख ले। जी, मैं चाहूँगा कि आप एक बार गांव चले तो अच्छा होगा। वहाँ मेरे माता पिता हैं। हालांकि निर्णय तो मुझे ही लेना है और मैं ले चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप ज़रा वहाँ तक चलेंगे तो उनका सम्मान रह जाएगा। राजेश को अपना दामाद मानकर अनीता की माँ बहुत खुश हो रही थी। खाना खाकर जाने के लिए मजबूर कर रही थी। उनके लिए तरह तरह के पकवान बनने लगे थे। सभी महिलाएं किचन में काम करने लगी थी। अनीता के पिता समय व्यतीत करने के लिए राजेश के साथ तत्कालीन राजनीति की चर्चा करने लगे। उसी समय पार्लियामेंट का चुनाव होने वाला था। दोनों इसी चर्चा में लगे थे। अनीता के पिता और राजेश के बीच वर्तमान राजनीति को लेकर लंबी चर्चा होती है। पार्टियों की जीत को लेकर दोनों की राय अलग अलग थी। राजेश की बातों से लड़की के पिता को राजेश की जाति पर शंका होने लगी। वह सोचते हैं, यह लड़का जिस तरह की जुबान बोल रहा है, कहीं यह शेड्यूल्ड कास्ट तो नहीं है। तुरंत अंदर जाकर अनीता से पूछते हैं कि बेटी एक बात बताओ, क्या पापा इस लड़के की कास्ट क्या है? आई कांट से पापा, मैंने उससे कभी पूछा ही नहीं। फिर भी बातचीत के दौरान कहीं कोई प्रसंग आया हो और तुमने कुछ नोट किया हो? नहीं पापा, मेरा तो इस ओर कभी ध्यान नहीं गया। मैंने तो बस यही देखा कि उसकी नेचर बहुत अच्छी है, उसे एटिकेट्स आते हैं और उसमें कोई बुराई नहीं है। स्मोकिंग तक वह नहीं करता। और फिर पापा हमारे ऐड में पहले ही 9 बार छपा था, इसलिए उसकी कास्ट के बारे में जानने की या इस ओर ध्यान देने की कोई तुक ही नहीं थी। बेटी की बातें सुनकर पिता कहते हैं, फिर भी तुमको इस ओर ध्यान देना चाहिए था बेटी। हाँ तो सही है, लेकिन 9 बार का मतलब यह तो नहीं कि किसी चमार चूहड़े के साथ शादी। इसी संशय के साथ कहानी समाप्त होती है। यही असली सच्चाई है। प्रगतिशील कहे जाने वाले लोग अपनी प्रगतिशील सोच को जातिवादी मानसिकता से बाहर नहीं आने देते हैं। उनकी दृष्टि में कास्ट 9 बार का अर्थ केवल उच्च वर्ण के जातियों के संदर्भ में ही है। इसी बात को जयप्रकाश करदम 9 बार के माध्यम से बताना चाहते हैं। यहाँ 9 बार केवल उच्च वर्ण के बीच का 9 बार है। यह 9 बार सभी जातियों के संदर्भ में लागू नहीं होती। लेखक ने स्पष्ट किया है कि वैवाहिक विज्ञापन में कास्ट 9 बार लिखना केवल एक दिखावा है। हकीकत में जातीय ऊंच नीच एवं संघर्ष आज भी बरकरार है। राजेश पढ़ा लिखा और अच्छी नौकरी करने वाला युवक होने पर भी उच्च वर्ण के लोग 9 बार कहकर भी अपनी लड़की से शादी कराने के लिए तैयार नहीं हैं। भारतीय जाति व्यवस्था का असली रूप यही है। इसी कारण बाबा साहेब अम्बेडकर ने अंतर्जातीय विवाहों को बढ़ावा देने की बात कही है। अंतर्जातीय विवाहों के द्वारा ही जाति व्यवस्था को मिटा सकते हैं, तभी भारत का असली विकास संभव है। प्रिय विद्यार्थियों, अब तक हमने 9 बार कहानी की चर्चा की है और एक विषय के साथ अगले एपिसोड में मिलेंगे। तब तक हमें अनुमति दीजिए। धन्यवाद।